Welcome friends, in this video we are going to study one very important concept in the BJT, that is base width modulation or early effect. This effect is named as early effect after its scientist who have discovered this effect, that is J.M. Early. So it has nothing to do with some hassle, कुछ जल्दीबाजी में यहाँ नहीं होना है. सो इट इज नॉट नेम्ड एज अर्ली इफेक्ट लाइक दिस. सो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या इफेक्ट है, ये क्या बताता है, ये इफेक्ट ये यहाँ पे जानना है. बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, सो बहुत क्लियरली इसका नाम यहाँ बता रहा है कि जो आपका बेस का विड्थ है दैट इज गोइंग टू बी मॉड्यूलेट एज पर सम वेरिएशन, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर पैरामीटर. व्हाट इज दैट पैरामीटर, व्हाट इज दैट इफेक्ट, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं. बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एस्पेक्ट है, कंसेप्ट है. तो इसको हमें देखना होगा कि ये क्या चीज है. देखते हैं. एनपीएन बीजेटी मैंने यहाँ पर एज एन एग्जांपल लिया है, एनपीएन बीजेटी, और वी आर कंसिडरिंग इट टू बी कनेक्टेड इन एक्टिव मोड ऑपरेशन. सो एमीटर is at the left, base is in between, collector is at the right. So this junction is base emitter junction. So in active mode base emitter must be forward bias, so N is connected to negative, P is to positive, so this voltage is in between base and emitter, so it is VB. Okay, now this junction is collector base junction and it must be reverse bias अगर आपका BJT एक्टिव रीजन में है. तो फॉर एक्टिव रीजन N is connected to plus, P is connected to minus, so this is reverse bias operation. So this junction is reverse bias, this junction is forward bias. यहाँ से ये चीज आपकी क्लियर होती है. ओके, और फॉरवर्ड बायस में वी आर कंसिडरिंग दैट देयर इज नो लेयर as we have provided this sufficient voltage like 0.6 volt or 0.7 volt, so there is no layer. We are considering it to be forward bias where depletion layer is disappeared now. So यहाँ पे लेयर नहीं है, इस जंक्शन में हमारे पास लेयर नहीं है. बट इन रिवर्स बायस वी आर वेरी मच क्लियर दैट इन रिवर्स बायस देयर इज अ लेयर between the junction, or you can say around the junction, not between the junction but around the junction. तो जंक्शन के आसपास एक लेयर हमेशा को मिलती है. इन रिवर्स बायस वी हैव द लेयर एट द जंक्शन. सो देखते हैं. तो यहाँ पे एक लेयर 100% आपको मिलेगी, अनबायस में भी होगी और रिवर्स बायस में पड़ेगी. तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक लेयर मेरे पास है एंड दिस लेयर इज लाइक दिस इज मोर इन द बेस एंड लेस इन कलेक्टर. कलेक्टर में ये कम होती है, बेस में ये ज़्यादा हमारे पास डेप्थ तक होती है. तो इन P साइड वी हैव एक्सेप्टर आयंस, सो वी हैव एक्सेप्टर आयंस इन दिस पर्टिकुलर बेस. इन N टाइप वी हैव डोनर आयंस, तो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटीज हैं. तो ये डोनर इम्प्योरिटीज हमें दिखा रहा है. और इस लेयर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास इमोबाइल आयंस हैं, देयर आर नो कैरियर्स. सो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन इनिशियली है. ओके, वी हैव स्टडीड द वर्किंग ऑफ अ बीजेटी इन एक्टिव मोड. एक्टिव मोड में बीजेटी किस तरीके से काम करता है पहले हमें ये एक बार हम समझ लेते हैं. ऑल्दो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बट जल्दी इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कैसे कोई बीजेटी यहाँ पर वर्क करता है, एक्टिव मोड में कैसे बीजेटी एक काम करता है. तो अगर यहाँ पे आपने फॉरवर्ड बायस किया है, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड P साइड इज टू पॉजिटिव, और यहाँ पर रिवर्स बायस आपने किया है एंड दिस साइड इज पॉजिटिव. तो हमने पढ़ा था कि अगर N में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, अगर N में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं like this, they are majority in the inside, they will drift towards the junction and diffuse in P like this. They drift and then diffuse like this. कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ से चलते हैं. अगर यहाँ से ये कुछ 100 कैरियर्स चल रहे हैं like this, they are 100 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मान के चल रहे हैं. तो आउट ऑफ दोज 100, क्योंकि बेस का विड्थ बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एमीटर,
तो मैक्सिमम ऑफ द कैरियर्स आपके डायरेक्टली आपका कलेक्टर पे पहुंचते हैं। तो आउट ऑफ 100 हमने कहा कि 95 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली हमारे पास कलेक्टर में पहुंचते हैं। एंड बाकी जो हमारे पास बेस जो हमारे पास हमें से 95 यहाँ पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली आउट ऑफ 100 कुछ कैरियर्स यहाँ रुके भी होंगे, तो यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रुक गए हैं एंड दे विल रिकम्बाइन। सो दे आर बीइंग कलेक्टेड एट कलेक्टर, दोज आर इंजेक्टेड, और यू कैन से कि यहाँ से एज अ सोर्स ये चले हैं इंजेक्टेड, दे विल रिकम्बाइन, ये आपका बेस में रिकम्बाइन करेंगे। सो ये आपका वर्किंग कंसेप्ट था, रिकम्बाइन करेंगे और हमारे पास जो करंट बनेगा कलेक्टर पे, दैट कलेक्टर करंट इज IC is equal to some fraction of the emitter current, that is alpha into IE plus ICBO. ICBO is nothing but the current at collector base junction। हमारे पास एक करंट यहाँ पे मिलेगा इस जंक्शन पे हमारे पास, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम N to P साइड, तो ये हमारे पास एक करंट यहाँ मिल रहा होगा, तो दिस करंट इज ICB। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला जो करंट आपका आ रहा है IE का जो कुछ हिस्सा है, दैट इज अल्फा इनटू IE। IE 100 की वजह से है, तो अल्फा IE आपका 95 इंटू 0.95 इंटू 100, दैट इज 95% ऑफ IE। सो दीज टू करंट्स मेक IC लाइक दिस। हमने ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है। तो बिकॉज ऑफ इंजेक्शन हमारा एमिटर करंट, बिकॉज ऑफ collection we have collector current, and because of recombination we have base current। okay, so this is the working concept। now अब ये concept क्या कहता है? concept आपका है कि अगर active mode में आप in case आप active mode में हैं और in active mode you are increasing the reverse bias voltage at collector base junction, हम reverse bias का voltage आपका इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग VCB एट द जंक्शन। तो हमने यहाँ पे इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं, ओके, इनिशियली हमने समझा कि देयर इज सम वोल्टेज VCB, देयर इज सम वोल्टेज VBE, आपका 0.6 है, वी आर नॉट चेंजिंग दिस वोल्टेज, तो यहाँ पे कोई लेयर नहीं है। तो VCB इनिशियली जब हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज दिया था, तो बिकॉज ऑफ दैट VCB यू कैन से कुछ अरेंजमेंट हमारे पास था, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलते हैं, ये हमने कोई वैल्यू मान ली है, 100 में से 95 यहाँ पहुँचते हैं, और 95 इज द फ्रैक्शन अल्फा, जितना आपका परसेंट यहाँ पहुँचता है, सो 95% इज अल्फा, 95 यहाँ पहुँचते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन आपके बेस में ही रुक जाते हैं। तो जो बेस में रुके उन्होंने बेस करंट बनाया IB, जो पहुँचे आपका कलेक्टर उन्होंने कलेक्टर करंट IC बनाया, और जो चले 100 उन्होंने आपको बनाया एमिटर करंट IE। सो दिस इज द कंसेप्ट। बट इन केस यू आर इंक्रीजिंग द कलेक्टर बेस वोल्टेज एट कलेक्टर बेस जंक्शन इन रिवर्स बायस, अगर हम रिवर्स बायस में इस वोल्टेज को बढ़ाएं, सो अगर ये वोल्टेज आपकी बढ़ाई जाएगी, तो डेफिनेटली रिवर्स बायस के बढ़ने से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जंक्शन पे लेयर की विड्थ बढ़ती है। सो राइट नाउ वी हैव दिस लेयर, जो हमारे पास अभी तक जो हमारे पास लेयर थी जंक्शन पे, वो ये लेयर थी। वी हैव दिस लेयर फ्रॉम दिस टू दिस point to this point, this is the layer at collector base junction, हमारे पास ये लेयर थी। और क्योंकि हम जानते हैं लेयर में हमारे पास कभी भी कोई कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि वी हैव जस्ट इमोबाइल आयंस इन द लेयर। ओके, सो जो एरिया हमारे पास बचा, जितना एरिया हमारे पास बचा है बेस में, दिस एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इतना एरिया, सिर्फ इतना एरिया ही कंडक्शन के लिए हमारे पास क्या है, ये रीजनेबल है, और कंडक्शन के लिए हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड W effective। W effective इज नथिंग बट, W effective जो है आपका, इट इज effective width of base, effective width of base। तो हमारे पास इतना ही एरिया इफेक्टिव विड्थ की तरह
हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि इसी विड्थ में, इसी एरिया में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रुकते हैं एंड दे विल रिकम्बाइन। तो ये हमारे पास जनरली ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट, अब आगे क्या होगा? अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर VCB हम बढ़ाएं, अगर VCB का वैल्यू आप बढ़ाना शुरू करते हैं तो बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन रिवर्स बायस वोल्टेज, अगर VC बढ़ाया जाएगा तो हमारे पास लेयर जंक्शन पे इसका लेयर की विड्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये अगर विड्थ बढ़ेगी तो हम जानते हैं ये विड्थ दोनों ही तरफ बढ़ेगी, ये कलेक्टर की तरफ भी ये विड्थ बढ़ेगी, डेफिनेटली बेस की तरफ भी बढ़ेगी। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि बेस में जो डोपिंग है वो कलेक्टर से क्या होती है, ये कम होती है। कलेक्टर की डोपिंग हमारी ज्यादा होती है, बेस में जो डोपिंग होती है वो कम होती है। तो इन केस अगर हम यहाँ पर रिवर्स बायस वोल्टेज VC बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली लेयर की विड्थ बढ़ेगी और ये विड्थ आपका बेस में ज्यादा बढ़ेगी। लाइक हमने माना कि ये जो आपकी विड्थ है वो अब इस पॉइंट तक आ गई है, ये विड्थ बढ़ के हमारे पास इस पॉइंट पर आ गई, कुछ इस तरीके से ये विड्थ हमारे पास यहाँ पे आ गई है। और डेफिनेटली कलेक्टर में बढ़ेगी तो कलेक्टर में भी हमारे पास ये विड्थ थोड़ा इधर आ गई। नाउ वी हैव दिस मच ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। याद रखें, डिप्लीशन लेयर का कंडक्शन में कोई रोल नहीं है, करंट कंडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लाइक दिस, सो वी हैव दिस विड्थ। तो यहां तक हमारे पास आयंस होंगे लाइक दिस, नेगेटिव और यू कैन से एक्सेप्टर आयंस, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां तक आयंस मिलेंगे। और ये हमारे पास जो डोनर आयंस हैं ये हमारे पास यहां तक मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। सो वी हैव दिस मच ऑफ विड्थ। इसका मतलब अगर आप VCB को बढ़ाएंगे तो जंक्शन पे लेयर का विड्थ हमारे पास बढ़ जाएगा, लेयर का विड्थ हमारे पास बढ़ जाएगा। और लेयर का विड्थ बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि लेयर हमारे पास जब विड्थ बढ़ेगा तो बेस में हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ था, जो इफेक्टिव विड्थ हमारा कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो पहले इस पॉइंट से लेकर आपका इस पॉइंट तक था। ये ध्यान रखेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पहले इतना हमारे पास विड्थ था, इफेक्टिव विड्थ हमारे पास इतना था। लेकिन जैसे ही ये लेयर बड़ी है अब इफेक्टिव विड्थ घट के हमारे पास इतना ही रह गया है। इफेक्टिव विड्थ इज दिस मच ओनली, नाउ दिस इज द इफेक्टिव विड्थ। सिर्फ इतना एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सिर्फ इतने एरिया की हमारे पास इतना ही रीजन हमारे पास रह गया। इसका मतलब क्लियर है, when you will increase the reverse bias voltage at collector base junction, ये reverse bias है, reverse bias voltage अगर आप बढ़ा रहे हैं collector base junction पे तो effective width of base decreases, effective width of base decreases। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके, VCB के बढ़ने से इफेक्टिव विड्थ बेस में आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जहां हमारे पास पहले इतना इफेक्टिव एरिया था, जहां पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन जो कि N साइड से आया था और इतने एरिया में रिसाइड करता था, रुकता था, रिकम्बाइन करता था, अब हमारे पास इतना एरिया नहीं बचा है बल्कि सिर्फ इतना ही एरिया बचा है। नाउ वी हैव दिस मच ऑफ एरिया, नाउ दिस एरिया ओनली रिमेन्स, जस्ट दिस एरिया रिमेन्स। हमारे पास सिर्फ इतना एरिया हमारे पास बचा है। सो एरिया इज रिड्यूस्ड, एरिया हमारे पास कम हो गया है और यू कैन से हमारे पास कम जगह बची है। वी हैव लेस इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस। अगर बेस में कम जगह बची है तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर डिक्रीज्ड इफेक्टिव विड्थ will decrease the recombination number of recombinations, you can say number of recombinations will decrease। so number of recombination हमारे decrease कर जाएंगे। मतलब पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन चलते थे, 95 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते थे और 5 इलेक्ट्रॉन आपके रिकम्बाइन करते थे, लाइक दिस। अगर पहले ऐसा होता था तो अब आउट ऑफ 100 यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं बची है हमारे पास, बेस में जगह नहीं है, नाउ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन द बेस, क्योंकि बेस में इतना इफेक्टिव एरिया नहीं है। एंड मैक्सिमम ऑफ द कैरियर्स, अगर 2 यहाँ रुकते हैं तो डेफिनेटली 98 आगे फॉरवर्ड होंगे, तो 98 कैरियर्स विल बी फॉरवर्डेड टू कलेक्टर। क्या मतलब हुआ? लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन
If less number of recombination is there, definitely base current is because of recombination and it will decrease. So recombination अगर कम होगा तो because of less recombination हमारा base current कम हो जाएगा. First point. Okay. Majority of the carriers are moving towards collector now. कलेक्टर की तरफ ज्यादा कैरियर सब जा रहे हैं क्योंकि बेस में जगह नहीं बची है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स आर मूविंग टुवर्ड्स कलेक्टर डायरेक्टली. अब व्हाट इज 98? 98 इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट एमीटर करंट जो हमारे पास डायरेक्टली फॉरवर्ड हो रहा है कलेक्टर करंट के लिए, यानी कि 95 से 98 ये हो गया है. दिस फ्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड एंड दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड अल्फा. 95 से 98 ये पहुंच गया है, तो दिस फ्रैक्शन इज अल्फा एंड दिस करंट गेन only. So alpha increases. Current gain alpha हमारा increase कर जाएगा. Okay. Now alpha increase, अगर alpha increase कर रहा है, alpha क्या था? Alpha था वो fraction एमीटर करंट का जो कलेक्टर करंट पहुंचता था. तो पहले अगर 95 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, अब 98 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे. Now alpha increase. Okay. Then what will happen to the collector current? What is collector current? Collector current is alpha IE plus ICBO. Alpha IE plus ICBO. If alpha increases, alpha हमारा increase हो रहा है. पहले alpha आपका because of 95 electrons था. Now alpha is because of 98 electrons. So more collection will happen in collector, क्योंकि ज़्यादा collection होगा collector पे, तो हमारा collector current IC भी increase करेगा. So कुछ ऐसे consequences हमें यहाँ पे दिखेंगे कि अगर आप कलेक्टर बेस जंक्शन पे आपका वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज को, तो जो इफेक्टिव विड्थ है आपका W इफेक्टिव विड्थ इट विल रिड्यूस टू दिस रीजन ओनली. तो इतने रीजन तक हमारी ये विड्थ बचेगी जो कि पहले हमारे पास इस रीजन में थी, लाइक दिस. जो हमारे पास पहले इतने जोन में थी इफेक्टिव विड्थ, इतना हमारे पास एरिया बच रहा था. Now this will reduce to this region only, यानी इफेक्टिव विड्थ घट जाएगी. इफेक्टिव विड्थ घटेगी तो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस कम होंगे, और नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस कम होंगे तो डेफिनेटली बेस करंट हमारा घटेगा. अगर हमारा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम होंगे तो हमारे पास ज़्यादातर कैरियर डायरेक्टली कलेक्टर पे अप्रोच करेंगे. सो मैक्सिमम कैरियर्स विल बी ट्रांसपोर्टेड फॉरवर्ड टू द कलेक्टर. तो अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा. अल्फा ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर और करंट गेन कहलाता है, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी. सेकेंड थिंग. एंड लास्ट वन, अगर ज्यादातर कैरियर कलेक्टर पे कलेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली कलेक्टर करंट IC विल इंक्रीज. सो दीज आर द consequences. But what will happen to the emitter current IE? Now what will happen to the emitter current IE? Okay, देखते हैं इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं. हमने एक चीज यहाँ पे देखी है कि if VCB increases in reverse bias, अगर रिवर्स बायस में VCB बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास, इससे पहले हम बोलेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस ये डिक्रीज कर रही है. इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस अगर डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास डेफिनेटली बेस करंट भी हमारा डिक्रीज कर रहा है. अल्फा जो कि करंट गेन था ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये हमने देखा अभी, और कलेक्टर करंट IC भी हमारा इंक्रीज कर रहा है. तो इतना हमने अभी देखा जो हमारा अर्ली इफेक्ट में हो रहा है. ओके, तो देखते हैं, अब समझते हैं व्हाट विल हैपन टू द IE के लिए हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम देख लेते हैं एक बार. व्हाट विल हैपन टू द IE. ओके, सो इफ इनिशियली द विड्थ ऑफ द लेयर एट कलेक्टर बेस जंक्शन इज दिस. अगर इनिशियली ये था, मैंने कहा आपका ये इफेक्ट, पहले इफेक्टिव विड्थ इतना था कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ बचता था वो हमारा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इतना हमारा इफेक्टिव विड्थ था इनिशियली. अब आपने VCB को क्योंकि बढ़ा दिया है, तो VCB के बढ़ाने से अब ये जो आपकी लेयर है ये लेयर बढ़ जाएगी डेफिनेटली. ये लेयर अगर बढ़ेगी तो ये लेयर कलेक्टर के कंपैरिजन में बेस में ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये लेयर हमारी आगे बढ़ गई है, हमने कहा लाइक दिस. तो नाउ दिस इज द कंडीशन. ओके, VCB के पहले वैल्यू के लिए हमारे पास इफेक्टिव विड्थ था, लेकिन अनदर वैल्यू के लिए हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ है
वो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है। ये हमारे पास इफेक्टिव विड्थ है, W इफेक्टिव यू कैन से डैश, हमारे पास इतनी ही जगह बची है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू द एमीटर करंट। अब बात करते हैं एमीटर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं, देखते हैं। हमने ये माना कि हमारे यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स चले थे, ये हमारे चले थे, 95 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट हुए थे और 5 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली हमारे यहाँ पे रुके थे। तो 100 चले, 95 पहुंचे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुके। ओके, बट मैं मान रहा हूँ कि समझने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं आउट ऑफ दोज 100 चले हैं। 100 हमारे यहाँ से बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव रिपेल हुए हैं और वहां जाके ये कलेक्ट किए जा रहे हैं। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। ओके, नाउ क्योंकि हम वी आर नॉट चेंजिंग दिस वैल्यू, हमने इस वैल्यू को चेंज नहीं किया है, तो देखा जाए तो ये कैरियर्स में चेंज नहीं होना चाहिए जितने, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव यहाँ से आपने चेंज नहीं किया। अगर नेगेटिव चेंज नहीं किया तो यहाँ से डेफिनेटली अगर 100 चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन तो 100 को ही चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि आउट ऑफ 205 यहाँ पहुंचे। ओके, पी में हमारे पास होल्स हैं, पी में हमारे पास होल्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बिकॉज आउट ऑफ 200 यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अगर इनिशियली पी में हमारे पास मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी थे जो इसके अपने थे। समझने के लिए इसको सिर्फ हम एग्जांपल की फॉर्म में समझ रहे हैं कि मान लेते हैं कि पी के अंदर पहले से ही 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे और ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ ये आपके मेजॉरिटी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके सिर्फ 10 माइनॉरिटी थे। ओके, तो यहां पर 10 माइनॉरिटी पहले से अवेलेबल थे और 5 और रुके तो 15 यहां पे हुए। अब हमने इसको आगे बढ़ाया, जैसे ही हमने इस वोल्टेज को हमने बढ़ाया तो एरिया हमारे पास कम बचा। नाउ अब यहाँ पे आउट ऑफ दो स्ट्रेन, क्योंकि हमारे पास एरिया कम बचा है, हमारे पास इफेक्टिव विड्थ अब कम होके सिर्फ इतनी रह गई है, तो अब हमारे जो माइनॉरिटी हैं घट के, हमने इनको भी समझा, 5 से तो ये 2 रह गए थे। नाउ इन दिस कंडीशन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड, और ये माइनॉरिटी भी घट के हमारे पास सिर्फ 5 ही रह गए हैं। नाउ जो माइनॉरिटी हमारे पास यहाँ पी में अवेलेबल है, ये माइनॉरिटी हमारे पास कम बचे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको कोई और नंबर 6 भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 10 थे, अब सिर्फ 6 बचे। ओके, अब यहां समझना चाहिए कि व्हाट विल कॉज टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो क्यों होती है और किस वजह से होती है। इस जंक्शन पे हमने कोई भी चेंज वोल्टेज का नहीं किया है, द वोल्टेज एट द जंक्शन रिमेन सेम, हमने कोई यहाँ चेंज नहीं किया। लेकिन वीसीबी के बढ़ने की वजह से इस जंक्शन पे अगर आप देखें, यहाँ पे 200 कैरियर्स इनिशियली हैं और वहां पे 10 माइनॉरिटी हैं, तो एमीटर में मेरे पास 200 इलेक्ट्रॉन हैं इनिशियली, बेस में मेरे पास 10 माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे जंक्शन पे, तो जंक्शन पे हमारे पास 190 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। ओके, लेकिन जैसे ही आपने वीसीबी को इंक्रीज किया, वीसीबी आपने बढ़ाया, तो एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये डोपिंग की वजह से है, तो ये 200 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ बने रहेंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो चले हैं, चले तो सिर्फ 100 थे, तो 200 इलेक्ट्रॉन जो एमीटर में बिकॉज ऑफ डोपिंग हमारे पास आए थे। लेकिन बेस की विड्थ कम होने की वजह से, क्योंकि बेस में अब हमारे पास जगह नहीं है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन घट के सिर्फ 6 रह गए, और जो हमारे पास आउट ऑफ 100 पहुंचते वो 2 ही पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में है, तो हमारे पास 6 रह गए। इसका मतलब ये डिफरेंस अब बढ़ के जो हो जाता है, दैट डिफरेंस बिकम्स 194 इलेक्ट्रॉन्स। दिस डिफरेंस इन यू कैन से कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द कैरियर्स। ओके, तो क्या समझ में आता है, वीसीबी के बढ़ने से, क्योंकि आपका जंक्शन पे यहाँ पे लेयर बढ़ रही है, लेयर बढ़ने से इस जंक्शन पे डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कभी भी डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दैट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन विल लीड टू द डिफ्यूजन करंट। उस डिफरेंस को कम करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आपके चलने चाहिए फ्रॉम अमीटर।
यानी कि अगर पहली कंडीशन में 100 इलेक्ट्रॉन चलते थे, आउट ऑफ दोज 95 यहाँ पहुंचते थे और 5 यहाँ रुकते थे, तो अब जैसे ही आप VCB बढ़ाएंगे नाउ, क्योंकि इस जंक्शन पे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, बिकॉज ऑफ द लेस एरिया इन द बेस, तो इस जंक्शन पे एक डिफरेंस कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया है और उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए अब 100 इलेक्ट्रॉन ना चलकर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे। मान लें कि ये आपका, क्योंकि हमारे पास 4 का डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो ये 104 इलेक्ट्रॉन चलेंगे आउट ऑफ 104। यहाँ कुछ 2 रुकेंगे और अधिकतर वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ इस तरीके से। यानी कि यहाँ से अब ज़्यादा कैरियर्स इस तरफ चलेंगे और अगर एमीटर से ज़्यादा कैरियर्स बेस की तरफ चलेंगे तो एमीटर करंट भी आपका बढ़ जाएगा, लाइक दिस। सो एमीटर करंट भी बढ़ेगा। और ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट बेस एमीटर जंक्शन। अगर बेस एमीटर जंक्शन पे आपका कंसंट्रेशन का डिफरेंस अगर बढ़ गया है तो ये डिफरेंस आपका एक डिफ्यूजन में रिजल्ट करेगा और बिकॉज ऑफ दैट डिफ्यूजन, पहले अगर 100 कैरियर चलते थे तो अब ज़्यादा कैरियर्स उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ चलेंगे और एमीटर करंट आपका बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट क्या कंसिक्वेंस होते हैं, जल्दी देख लेते हैं इसको। इन एक्टिव रीजन ऑफ बीजेटी, अगर एक्टिव रीजन में आपकी बीजेटी कनेक्टेड है और यू आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज एट कलेक्टर बेस जंक्शन, अगर आप कलेक्टर बेस जंक्शन पे रिवर्स बायस को बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स बायस बढ़ने के साथ आपका लेयर बढ़ेगी और लेयर जब बढ़ेगी तो ये आपका बेस के अंदर ज़्यादा बढ़ेगी और कलेक्टर की साइड कम बढ़ेगी। बेस में ज़्यादा बढ़ने की वजह से बेस में जो हमारे पास इफेक्टिव विड्थ है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेस, ये कम हो जाएगा। यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस डिक्रीज करेगी। इफेक्टिव विड्थ का डिक्रीज करने से हमारा बेस करंट डिक्रीज करेगा, यानी कम रिकॉम्बिनेशन होंगे और बेस करंट हमारा कम हो जाएगा। अब जब कम रिकॉम्बिनेशन होंगे तो कलेक्शन ज़्यादा होगा, कलेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपका अल्फा और IC दोनों बढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। साथ ही साथ VCB के बढ़ने की वजह से और यहाँ इफेक्टिव विड्थ के घटने की वजह से इस जंक्शन पे एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाएगा और वो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, दैट डिफरेंस विल लीड टू द मोर कैरियर्स कमिंग फ्रॉम द एमीटर टुवर्ड्स बेस। तो ज़्यादा कैरियर्स उस डिफरेंस को आपका कंपनसेट करने के लिए एमीटर से इस तरफ चलेंगे। एज अ रिजल्ट आपका IE भी इंक्रीज करेगा। सो दिस इज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ये आपका बेस विड्थ मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है? As per the variation in collector base voltage, collector base voltage में वेरिएशन करने की वजह से इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस, क्योंकि आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस मॉड्यूलेट होती है, चेंज होती है, आपका लगातार बदलती है। सो व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड early effect, or you can say base width modulation. So this is base width modulation, very important concept is this one. So hope you have understood this, hope you have enjoyed watching this video. Thank you.